Hello everyone, I welcome you all back to the PSIR आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इन सेशंस में हम आंसर राइटिंग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन मटेरियल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टिल नाउ वी हैव डिस्कस थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स एक्सेट्रा। ठीक है, आज के इस सेशन में हम जेएस मिल और जॉन लॉक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं समझा देती हूँ कि एक क्वेश्चन हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, जिसका मॉडल आंसर भी मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। एक क्वेश्चन की मैं आपको अप्रोच देती हूँ और वो आपको खुद से लिखना होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज PSIR क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग सेशन 3। टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, सो माई नेम इज नित्या पांडे। I work as a senior mentor at Prep IAS and I have given multiple mails and interviews. I've also qualified UGC NET in political science and international relations. चलो आगे बढ़ते हैं आप। आज के सेशन का टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये पिक्चर है जेएस मिल और जॉन लॉक की। पढ़ाई को हमेशा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बना के रखना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर इज, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफेलिबिलिटी जेएस मिल। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कुछ स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है, बट बेसिकली इट इज सेइंग कि अगर आप किसी को भी चुप करा रहे हो या आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो, तो ये एक अजम्पशन है कि जो भी आपने बोला वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। ओके, अब हम एक जनरल फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो मैं आप लोगों को जनरली बताती हूँ कि सबसे पहले इसमें जैसे कीवर्ड तो नहीं है मेनली ऐसा, इसको तो कोट को आपको इंटरप्रेट करना है। तो कोट जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपने अगर इसका इनहेरेंट मीनिंग समझ लिया तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको लिखना। तो इनहेरेंट मीनिंग मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर आप डिस्कशन, डिबेट, और इसको थोड़ा ब्रॉडली इंटरप्रेट किया करो, डिस्कशन, डिबेट, इन सबको अगर आप प्रमोट नहीं कर रहे हो तो उसमें आपके सामने सच बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, जेएस मिल का स्टेटमेंट है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हर आंसर के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होता है? इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, अब इसमें जो चीज मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ दैट इज कि आप लोग ये वर्ड्स यूज करते हो। इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी, ये वर्ड नहीं यूज करना है। जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो वो सामने वाले को फील होना चाहिए कि हाँ, ये बच्चे ने इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे इसने बॉडी के पार्ट को एड्रेस किया है, एंड नाउ द आंसर इज गोइंग टूवर्ड्स अ क्लोजर। ठीक है, इंट्रो में मैंने जनरली आपको क्या बताया है? थिंकर के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसके किसी वर्क के बारे में लिखते हैं। अगर किसी स्कॉलर ने उसके बारे में कुछ कहा है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म मत लिखना है स्कॉलर का, कुछ अच्छा लिखना है इंट्रो में। ओके, बॉडी में तो जो पार्ट्स हैं वो आप एड्रेस करोगे। कंक्लूजन में क्या बताया मैंने? कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं। ओके, या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो थ्योरी है इसकी एप्लीकेशन हमको देखने को मिल रही है। ओके, चलो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, पेन पेपर लेके आप लोग बैठिए, उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो थिंकर के बारे में अगर मैं बताऊं तो जेएस मिल, टाइम पीरियड क्या है इनका? 1806 से लेके 1873। ओके, ये हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं चाहूं तो इसको इनमें इनका वर्क भी कोट कर सकती हूँ। ये जो है, ये स्टेटमेंट कहाँ किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू लिबर्टी। तो कौन से वर्क में होगा? ऑन लिबर्टी। आई कैन टेल कि दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम जेएस मिल्स वर्क ऑन लिबर्टी। ठीक है, या फिर मैं इससे भी स्टार्ट कर सकती हूँ, इफ देयर इज एनीवन लिबरल इट इज मिल। ठीक है, if there is anyone
हु इज लिबरल, इट इज मिल। ठीक है, इस स्टेटमेंट से, एंड दिस कोट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू नोट दिस डाउन यू कैन। ठीक है, बाकी ये इंफॉर्मेशन जनरल है, आपको कहीं और मिल जाएगी। मैं बस आपको कुछ तरीके सिखाना चाहती हूँ। और क्या लिख सकते हैं इंट्रो में? आई कैन ऑल्सो राइट कि मिल वॉज अ डिसाइपल ऑफ बेंथम। ठीक है, सो कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें। ठीक है, मिल के बारे में ब्रीफली, कौन से टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड अगर देखो वो तो ईयर था, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये इनको अगर देखा जाए तो थिंकर ऑफ इनकंसिस्टेंसी भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज से थे जब क्लासिकल लिबरलिज्म मॉडर्न लिबरलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो कौन से फेज से थे? जब क्लासिकल लिबरलिज्म से मॉडर्न लिबरलिज्म आ रहा था। ओके, तो हम लिख सकते हैं ही बिलोंग टू द ट्रांजिशन पीरियड व्हेन क्लासिकल लिबरलिज्म वाज इन बिटवीन द क्लासिकल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। ओके, तो इस तरह का आप कुछ अपने इसमें बता सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। एक बार ब्रीफली अगर मैं समराइज करूं तो इंट्रो में मैंने क्या क्या बताया आपको? टाइम पीरियड बताया 1806 से लेके 1873 तक का। फिर मैंने बताया कि आप कोट लिख सकते हो, इफ देयर इज एनीवन हु इज लिबरल इट इज मिल। बेंथम के ये डिसाइपल थे, ट्रांजिशन पीरियड से ये बिलोंग करते थे। ये जो कोट है ये हमें मिलता है उनके वर्क ऑन लिबर्टी में। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी में हमें इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, बेसिकली कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्कशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि मिल वॉज द ग्रेटेस्ट प्रपोनेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, फिर हम इसमें बताएंगे कि मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि ही सेज कि दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमन बीइंग बाय गॉड। क्यों? क्योंकि हम ही लोग ऐसे, मतलब वी आर द लिविंग बीइंग हु आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, हमें, सो दैट इज ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स। ओके, अब एक फ्लो में हमें ये चीजें धीमे धीमे, ये जो कोट का मीनिंग है इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले हमने बता दिया कि जे.एस. मिल कह रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। दूसरी बात, जे.एस. मिल क्या कह रहे हैं कि ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि ट्रुथ जो है वो कहीं से भी बाहर आ सकता है। जे.एस. मिल इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि अगर कोई मैड मैन है उसको भी तुम बोलने दो, अगर कुछ सच्चाई होगी तो वो सामने आएगी, अगर कुछ नहीं होगा, वो गलत होगा तो वो खुद चुप हो जाएगा। सो व्हाई इज ही सेइंग दिस? टू डिस्कवर ट्रुथ। ठीक है, उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप एक इंसान की टायरनी ओवरऑल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो टायरनी ऑफ ऑल ओवर वन भी एक्सेप्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ हमें मिल के आइडियाज लिखने हैं। इफ you are not accepting the tyranny of one, overall, then tyranny of all over one is also not acceptable. ओके, तो हमें मिल के डिफरेंट व्यूज से इसको सब्सटैंशिएट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये स्टेटमेंट सही है कि आपको दूसरों के बोलने का मौका देना है। ठीक है, इसके बाद, इस सब के बाद आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द सोसाइटल लेवल, एट द नेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? इट लीड्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल ग्रोथ।
सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आएंगे, डिफरेंट व्यूज आएंगे, ठीक है, डिबेट होगी चीजों पे, हमको पता चलेगा किसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या डीमेरिट्स हैं। ओके, अगर आप जैसे देखें, यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट इट इम्पोर्टेंस इन द पॉलिटिकल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जब जो हमारा पार्लियामेंट है वहां पर डिबेट होने की नेसेसिटी है, ठीक है, तो आप सबको बोलने का मौका दो। तो आप इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो डिफरेंट डोमेन्स में, ठीक है, इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल, ग्लोबल। सोसाइटल में जब आप बताओगे तो आप ये भी बता सकते हो कि जेएस मिल ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक सोशल गुड है। नेशनल लेवल पे आप जैसे बता सकते हो बेटर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ओके, सो यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, सेम आप ऐसे ही इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी बता सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ये भी बता सकते हैं, दिस कैन हेल्प अस इन डीलिंग विद मिस इन्फॉर्मेशन। ये सब आप सोसाइटल लेवल पे लिख सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सेंसरशिप एक्सेट्रा। ओके, इंटरनेशनल लेवल पे आप बता सकते हैं कि इससे हम डील कर सकते हैं टोटलिटेरियन टेंडेंसीज से। ये सब हमने बता दिया, ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, क्रिटिसिज्म लाइक अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करते हैं, ठीक है, आप कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, तो उससे क्या होगा, इट कैन लीड टू हेट स्पीच, कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आंसर के कुछ पार्ट्स होते हैं, बॉडी में आप हमेशा एक दूसरा डायमेंशन ऐड कीजिए ऑफ क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हम लिख सकते हैं हेट स्पीच, कम्युनल वायलेंस एक्सेट्रा। ओके, नाउ ये इंट्रो हो गया, बॉडी हो गई। अब हम आएंगे अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दो तरह से होगा, या तो एप्लीकेशन लिखने या फिर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लिखने हैं। अब कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑलरेडी हम काफी लिख चुके हैं आंसर में, जैसे कि फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। सो दैट डायमेंशन इज एड्रेस्ड इन दी बॉडी। सो एप्लीकेशन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 19 इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इज दिस फाइन? सो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है, अपना आंसर फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर करना है, क्लियरली सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात कहनी है। ठीक है, चलो अब इसका मॉडल आंसर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इंट्रोडक्शन में जैसे कि ऑन लिबर्टी से है ये, इंपॉर्टेंस इन एडवोकेटिंग फॉर फ्री स्पीच एंड द डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। फिर मिलकर रैशनल बताना है फ्री स्पीच का, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन डिस्कोर्स फॉर अनकवरिंग ट्रुथ, काउंटरिंग ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रमोटिंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। जो आएगा, जो मुझे लगेगा कि मैंने नहीं समझाया है, देन मैं समराइज कर सकते हैं मिल्स प्रमोशन ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, एम्फेसाइजिंग इट्स करेंट सिग्निफिकेंस इन टैकलिंग डिविसिवनेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन while underscoring its significance in societal advancement, progression of knowledge and insight। इस तरह के कंक्लूजन आप तब यूज कर सकते हो अगर बॉडी में आपने कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस नहीं लिखा, बट वी हैव ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड दैट इन बॉडी। चलो इंट्रोडक्शन, तो ये मैं ये याद कर लो, ठीक है, ऑन लिबर्टी में है। फिर आर्डेंट एडवोकेसी फॉर फ्री एक्सप्रेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्कोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फिर मिल क्लेम करते कि ऑल सप्रेशन ऑफ डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफेलिबिलिटी, उसी को दोबारा से लिखा हुआ है। उनका कन्विक्शन कन्वे करता है रिगार्डिंग द फैलिबिलिटी ऑफ ह्यूमन जजमेंट एंड द एसेंशियल फंक्शन, मतलब ये कह रहा है कि ये बताता है कि आपने अगर मे बी कुछ सोचा या कुछ बोला, हो सकता है वो गलत भी हो सकता है उसका कुछ अनदर व्यू पॉइंट भी हो, तो उसको बाहर आने दो। क्वेस्ट फॉर ट्रुथ एंड सोसाइटल एडवांसमेंट, the endeavor to stifle discourse suggests a perilous conviction or hubris concerning one's own perspective disregarding the potential for error।
इट इज सेइंग दिस ओनली, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने जो बोल दिया वो सही है, मतलब आपने मान लिया कि आपकी बात में कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दो. सो देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. चलो अब आते हैं बॉडी पे. अब ये किस पे बेस्ड है? यूटिलिटेरियन फिलॉसफी पे, जो कि एम करता है, ये पॉइंट भी आप चाहो तो अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है, जो कि एम करता है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर पे. He asserts that the unrestricted flow of ideas, including those that are unpopular or objectionable, facilitates the revelation of truth. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल भी है, कुछ ऐसा भी है, आप उसको आने दो, ठीक है, इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ट्रुथ की डिस्कवरी होगी. सच क्या है ये सामने आएगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आएंगे, ठीक है. Enables examination and validation of assertions. Mill asserts one who is familiar solely with his own perspective possesses limited understanding of the matter. सही बात है, अगर आप बस अपना पर्सपेक्टिव ही रखोगे, सपोज करो आई हैव अ पर्सपेक्टिव ऑन करप्शन और आई हैव अ पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस और रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन अगर मैं उसे डिस्कस करूंगी तो मुझे और कुछ चीजें भी पता चलेंगी उस पर कि अच्छा इस पे ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. ये काफी बार जब आप लोग खुद भी डिस्कशन करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तब आपको भी आइडियाज आते होंगे कि ओह हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है. सो देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हर पैराग्राफ में ये रिवील होना चाहिए या ये बार बार एम्फेसिस होना चाहिए कि इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द क्वेश्चन इज मेनली अबाउट दैट. His rationale may be sound and no one may have successfully contested it. However, if someone is unaware of the opposing arguments, he lacks a foundation to counter them. Then, Mill contends that even if a specific view is broadly accepted as genuine, suppressing discourse surrounding it undermines the justification for maintaining that idea. जैसे कि आप इसमें कह सकते हो कि अगर हम ये मानते रहते कि कैपिटलिज्म ही बेस्ट है, तो उसमें कभी रिफॉर्म्स नहीं हो पाते, कभी वेलफेयर स्टेट नहीं आ पाता. तो अगर आप ये मान रहे हो कि यही आइडिया बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो रिफॉर्म्स की, चेंज की जो प्रोबेबिलिटी होने की वो कम हो जाती है. रेलीगेटिंग इट टू मेयर डॉगमा इन द, फॉर एग्जाम्पल इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, अगर आपने मान लिया कि यही आइडिया जेन्युइन है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता या इसमें कुछ खराबी नहीं है, तो वो रिफॉर्म्स नहीं आ पाते कभी. चाइल्ड मैरिज. Then, in the absence of the opportunity to defend convictions against critique, individuals forfeit the ability to comprehend the fundamental reasons why their beliefs, thereby undermining their intellectual vitality and ethical integrity. ठीक है, चलो उसके बाद Mill also recognizes that truth is frequently not absolute but occurs in the interaction and equilibrium of competing forces. बार बार वो यही बात कह रहा है कि ट्रुथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है. डिस्कशन करने से, डिबेट करने से, बातें करने से, पर्सपेक्टिव आने से ही ट्रुथ सामने आता है. Then, in situations where the truth remains partially obscured, the contest of varied perspectives is crucial for achieving a more comprehensive knowledge. Consequently, suppressing discourse not only hinders the revelation of truth as well as the advancement of a more sophisticated and comprehensive understanding pertaining to integrate matters. ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो फॉर्मेट मैंने बताया है इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज मच मोर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, सोसाइटल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है, नेशनल, इंटरनेशनल. इस इंफॉर्मेशन को आप उन डायमेंशंस में यूज कर सकते हो. फिर करंट सिग्निफिकेंस क्या है कि पर्टिकुलरली इन अ टाइम डिफाइंड बाय पोलराइज्ड पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड द डिफिकल्टीज पोस्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है, किसी का भी फेक वीडियो आ रहा है, फेक न्यूज आ रही है, तो उस सबको काउंटर करने के लिए हमें ये जरूरी है. Mill's justification of free expression emphasizes the significance of sustaining open avenues of communication and discourse, particularly regarding controversial or polarizing subjects. It underscores the importance of humility in public conversation. ठीक है, तो आपको हमेशा ओपन अप रहना चाहिए सामने वाले के व्यूज सुनने के लिए. ठीक है, चलो. रिकॉग्निशन दैट नो पर्सन और कलेक्टिव possesses exclusive access to truth. ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि कोई पर्सन या कोई भी सोसाइटी एक्सक्लूसिव एक्सेस आप नहीं है आपके पास कि हाँ यही सच है. हो सकता है कि डिस्कशन करने से कुछ और भी सामने आए. एंड दैट थ्रू डायलेक्टिकल डिस्कोर्स एंड डिबेट सोसाइटी कैन. ये डायलेक्टिकल डिस्कोर्स किसका आइडिया था? एक मिनट, ये किसका आइडिया था? सोक्रेटिस का. सो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हो दैट मिल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक फिलोसफर्स लाइक सोक्रेटिस.
चलो J.S. Mill's statement that all silencing of discussion is an assumption of infallibility is a profound promotion of the tenets of free expression and the marketplace of ideas. It underscores the perils of censorship and the repression of competing perspectives, highlighting the essential function of open discourse in the quest for truth, augmentation of personal comprehension and the comprehensive progress of community. Basically इसमें यही लिखा है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी प्रोग्रेस के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है. जैसे कि अगर आप देखें जर्मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था. चलो देन मिल्स ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन पे आते हैं हम. रिगार्डिंग द डायनेमिक्स ऑफ डिस्कोर्स एंड द इनफेलिबिलिटी ऑफ ह्यूमन जजमेंट persist as pertinent today as they were in the 19th century. तो कह रहे हैं कि मिल के जो थॉट्स हैं वो आज भी उतने ही रेलिवेंट है जितने 19th सेंचुरी में थे. Providing direction for the safeguarding of civil freedoms and the advancement of a dynamic public discourse. तो इन्होंने एक तरह से सिग्निफिकेंस लिखी है कि वो प्रोवाइड करते हैं ताकि सिविल फ्रीडम्स प्रोटेक्ट रह सके. ठीक है, जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसमें ट्रुथ सामने आ सके. इज दिस फाइन? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 किसके बारे में था? ऑल अजम्पशन ऑफ, एक मिनट, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते मैं आप लोगों के लिए. ऑल साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज एन अजम्पशन ऑफ इनफेलिबिलिटी. ठीक है, ये था क्वेश्चन. सो बेसिकली दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहाँ पे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आप थिंकर के बारे में लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि उनका वर्क था ऑन लिबर्टी, बेंथम के डिसाइपल थे, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के फेज के बीच के थिंकर थे. बॉडी में हमने डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है. जैसे कि उसमें हमने उसकी इंपॉर्टेंस बताई इंडिविजुअल, सोसाइटल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे. वी ऑल्सो डिस्कस कि मिल का क्या इस पे रीजनिंग था, यूटिलिटेरियन फिलोसफी, ट्रुथ बाहर आएगा. अगर हम एक की टायरेनी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं सब पर, तो सबकी भी एक पर नहीं एक्सेप्ट करेंगे. सोशल गुड के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताए. कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट इसकी एप्लीकेशन, जैसे कि आर्टिकल 19 यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनकॉर्पोरेटेड है. इज दिस फाइन? सबको समझ आया? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि जॉन लॉक के बारे में. इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को इसकी अप्रोच बताऊंगी, आंसर आप लोग खुद से लिख के लाएंगे. ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. ओके, so question number 2 is on John Locke. John Locke is the father of liberalism. Explain. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कैसे जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है. अगेन हम सेम एक्सरसाइज फॉलो करेंगे यहाँ पर. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. ओके, इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हो आप लोग? यू कैन राइट अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द थिंकर. कौन सा टाइम पीरियड है इनका? 1630 से लेकर 1704. ठीक है, फिर अगर इनके हम देखें कि ये कौन से टाइम पीरियड, तो ये है, लेकिन इन्होंने कौन सी चीजें विटनेस की थी. फॉर एग्जाम्पल कौन सा रेवोल्यूशन विटनेस किया था? सो ही विटनेस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन. कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में हुआ. ओके, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि जॉन लॉक बिलोंग टू द पीरियड ऑफ 1630 टू 1704. इन्होंने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन विटनेस किया. कहां से थे ये? ही वॉज फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है, फिर आप इनके वर्क्स लिख सकते हैं, 2 ट्रीटाइजेस वाला. ओके, तो इनके आप अगर चाहें तो इनके वर्क को कोट कर सकते हैं, 2 ट्रीटाइजेस. ओके, अगर आपको और बताना है इनके बारे में तो आप बता सकते हैं ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म. So this is something that you can write about John Locke in the introduction. ठीक है, ये बता दिया हमने. अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके बॉडी पे. बॉडी में हमको एक्सप्लेन करना है कि कैसे
जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है। तो जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग हिज व्यू कि इन्होंने इंडिविजुअल्स के बारे में क्या व्यू था। सो इंडिविजुअल्स के लिए इनका व्यू था कि मैन इज रैशनल, ठीक है, एनलाइटेंड, सेल्फ इंटरेस्ट। इनका क्या एक कोट था, रीजन इन मैन टीचेस हिम नॉट टू हार्म द अदर इन हिज लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन। तो हमें ऐसे बताना है कि इन्होंने बताया मैन इज रैशनल, एंड ये क्या जस्टिफाई करता है, द कोर वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म भी ये बिलीव करता है कि मैन रैशनल है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, और इसमें आप ऐड कर सकते हैं इनके कोट्स। ओके, तो इंडिविजुअल पे ये व्यू कि मैन रैशनल है, जो कि जॉन लॉक अपने स्टेटमेंट से बताते हैं। लिबरलिज्म डिपिक्ट करता है जॉन लॉक का, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इनका व्यू ले राइट्स पे, तो ये नेचुरल राइट्स को इन्होंने सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि मैन को राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आपको देना है। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको ये पॉइंट आते हैं, तो आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया जॉन लॉक को, कौन से टाइम पीरियड से थे, कौन से उनके वर्क्स थे, कौन सा रिवोल्यूशन उन्होंने विटनेस किया। बॉडी में अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है। राइट्स पे हो गया, उसके बाद हम इनका व्यू बता सकते हैं इक्वालिटी पे। इन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ दोनों को सपोर्ट किया, which is again a value associated with liberalism. अगर हम इनका स्टेट पे देखें, तो इन्होंने कौन सा स्टेट सपोर्ट किया, नाइट वॉचमैन स्टेट, जो अगेन फिर से लिबरलिज्म की एक वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया इन्होंने, कॉन्सेप्ट्स लाइक सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब फीचर्स किससे एसोसिएटेड है, दे आर एसोसिएटेड विद लिबरलिज्म एंड दे डू शोकेस कि जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हमने बताए। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इन्होंने राइट टू रिवोल्ट भी दिया लोगों को। ठीक है, अब ये हमने बता दिया कैसे ये फादर ऑफ लिबरलिज्म थे। अब मैंने आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा एक दूसरा डायमेंशन जो कि क्रिटिसिज्म का होता है, ये हमको ऐड करना होता है। ओके, क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हो जैसे कि मार्क्सिस्ट ने इनको बोला है कि ये बुर्जुआ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ही इज द सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म एक्सेट्रा, तो ये आप इसके क्रिटिसिज्म में दे सकते हो। ओके, नाउ लेट अस कम ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन के दोबारा से मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या फ्रेमवर्क्स हैं या क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे आप अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। बात आती है फिर से, या तो कंटेम्परेरी रेलिवेंस लिख सकते हैं, ओके, या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या फिर हम एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। अब फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कैसे लिखेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। फ्यूचरिस्टिक में आप लिख सकते हो कि इनके वर्क्स ने इंस्पायर किया स्कॉलर्स लाइक रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्राइडमैन,
ठीक है, ये सब स्कॉलर्स के वर्क में आपको जॉन लॉक के व्यूज दिखेंगे। एप्लीकेशन में जो क्लोजेस्ट जॉन लॉक के आइडियाज से क्लोजेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजेंबल करता है दैट इज यूएसए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मॉन्टेस्क्यू को भी इन्होंने इंस्पायर किया सेपरेशन ऑफ पावर में। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अब एक बार मैं आप लोगों को इसकी अप्रोच बता देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं अबाउट द कंडीशंस जिसके अंदर लॉक ने ग्लोरियस रिवोल्यूशन को विटनेस किया और उनका वर्क इंस्पायर हुआ, जैसे कि एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रीफली हम बता रहे हैं कि जॉन लॉक ने कौन सा रिवोल्यूशन विटनेस किया और कौन से वर्क्स में उनका ये आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज कि हमें सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो कि लॉक ने दी। फिर उनके आइडियाज बताने रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ लिबर्टी फॉर एन इंडिविजुअल। तो ये मैंने आप लोगों को बताया, रीजन इन मैन टीचर्स हिम नॉट टू हार्म द अदर पर्सन। कंक्लूजन में हम उसकी एप्लीकेशन बता सकते हैं। ओके, तो अब मैं ओवरऑल आज के सेशन को आप सभी लोगों के लिए समराइज करती हूँ। तो आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। फर्स्ट वॉज ऑन मिल, अनदर इज ऑन जॉन लॉक। मिल वाले क्वेश्चन किसके बारे में था? इट वॉज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जॉन लॉक वाला था रिगार्डिंग फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जॉन लॉक के बारे में ब्रीफली बताया, उनका टाइम पीरियड, उनके वर्क्स, रिवोल्यूशन एक्सेट्रा। उसके बाद हमने सपोर्ट किया कि कैसे जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है बाय टेलिंग हिज व्यूज ऑन इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक्सेट्रा। फिर एक एडिशनल डायमेंशन अपनी साइड से ऐड कर रहे हैं, दैट इज ऑफ क्रिटिसिज्म। और कंक्लूजन में हम उसकी एप्लीकेशन बता रहे हैं और वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट्स एप्लीकेशन डिस्कस की थी हमने उसकी और कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं कि और क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है जॉन लॉक के आइडियाज की। सो इट वॉज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। गुड लक।